नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एकदम जबरदस्त वीडियो लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि हिंदी का आप लोग से कोई भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो या सब्जेक्टिव का प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो आप लोग फटाफट से टिक मार दीजिएगा। हाँ, लेकिन आप लोग को जो है ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। एकदम एग्जाम की दृष्टि से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। एकदम एग्जाम की दृष्टि, अगर आप इस वीडियो को देख लेते, पूरा देख लेते हैं, तो कोई प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे, 100% श्योर हो जाइए, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं गोधोलू भाग 2 जो आप लोग का हिंदी का संपूर्ण हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भैया हो जाइए आप लोग तैयार, इधर उधर ध्यान वगैरह मत करना है, सीधा फोकस कहां, मेरे ऊपर करना। आज भर कर लो यार, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो भाई शुरू करते हैं, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ाएंगे। देखो आप लोग का जो सबसे पहली बात, तो आप लोग को राइटर का नाम याद रखना चाहिए। क्या राइटर का नाम और अध्याय का नाम, ठीक है, याद रखना चाहिए, ठीक है। लिखा कौन है और कौन सा कहानी को किसने लिखा, ये याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो वीडियो बन रहा है ना, एग्जाम की दृष्टि से बन रहा है, ठीक है। एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जाता है सारी बात हम लोग इसी वीडियो में शेयर करने वाले, इसलिए वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और हाँ भाई, हिंदी भी 100 नंबर का होता है, थोड़ा हिंदी पे भी ध्यान दे दो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एकदम जबरदस्त तरीका से ट्रिक से बता देंगे कैसे याद करना। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी बताया, लेकिन फिर से चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग को पता है ना कि भाई भीमराव अंबेडकर है। तो सर कैसे याद रखेंगे भाई, जाति विवाद जो चल रहा था, जाति प्रथा ही लिखा था कौन, भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये जो थे एक दलित परिवार से थे, ठीक है, दलित परिवार से थे। और उच्च परिवार, उच्च समाज के जो लोग होते, उच्च वर्ग के जो लोग होते, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, वो दलित परिवार को सताते थे। इसने क्या, जाति में जो भेदभाव हो रहा था उसको तोड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन लिखा, भीमराव अंबेडकर ने। एक और मजे की बात बताऊं, संविधान निर्माता भी कौन है, भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर है। देखो याद रखना आप लोग को कि जाति की बात जैसे आए तो आप लोग भीमराव अंबेडकर ठोक देना, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग उसके बारे में क्या लिखते हैं, भीमराव अंबेडकर के तो चले गए, लेकिन आज उसके बारे में हम लोग निबंध लिखते हैं। तो याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, और इसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। और भी मजेदार ट्रिक देखो यहाँ पे, विष के दांत, विष जो कैसा होता है भाई, नीला होता है, विष जो होता है नीला होता है। शंकर भगवान जो है पी लिए थे विष, देखते हैं ना नीला दिखता है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, नलिन, नीला से याद रखना है नलिन विलोचन शर्मा। हो गया ना याद जी। आइए आगे देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम लोग क्या सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे। मैक्सिमम चीज हम लोग भारत से ही सीखते हैं ना, तो मैक्सिमम चीज हम लोग कहां सीखते हैं, भारत से। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। हो गया याद, कोई दिक्कत जी नहीं ना। और भारत में हम लोग देखो 26 जनवरी कल है, ठीक है, कल तो था आप लोग का 26 जनवरी, तो आप लोग भाषण वगैरह भी दिए होंगे। तो भाषण भी कहां होता है, ज्यादातर कहां होता है, भारत में ही भाषणबाजी ज्यादा होता है। तो याद रखना, भारत से हमने क्या सीखा, क्या है, भाषण है। और दूसरी बात, हमने ज्यादातर जो है कहां सीखा, भारत से ही, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं। मैक्सिमम चीज कहां सीखते हैं, भारत से। मैक्सिमम चीज से याद रखना है मैक्स मूलर। ओके, आगे आते हैं हम लोग, नाखून क्यों बढ़ते भैया, 1000 बेर काट लो, 1000 बेर नाखून को काट लो, लेकिन ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ह से याद रखना, 1000 बेर काटने से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून पे हम लोग क्या लगाते हैं, अलता लगाते हैं, ठीक है, अलता लगाते हैं, जो कि लाल कलर की लड़कियां वगैरह ज्यादा लगाती है। तो दैट मींस इसको याद रखना है ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध, लाल कलर का जो है अलता लगाते हैं। नाखून पॉलिश बोला जाता है, नेल पॉलिश बोला जाता है, तो लगाता है ना लाल कलर का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ललित निबंध है ये, ठीक है। नागरी लिपि, नगर के लोग जो होते हैं बहुत ही गुणकारी लोग होते हैं,
तो नगर के जो लोग होते क्या होते हैं, गुणकारी लोग होते हैं। तो नागरी लिपि का क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। देखो कितना आसान ट्रिक बना दी, एकदम जबरदस्त तरीका से याद हो जाएगा। आगे है बहादुर। बहादुर जो लोग होते हैं वो मरने के बाद क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, वो उसका नाम हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो बहादुर लोग जो होते हैं क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। क्या बोलेंगे, अमरकांत। हो गया ना भैया। आगे देखो, अरे भाई अभी तो ये शुरुआत है, बहुत चीज आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, यहां पे थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं ताकि दिखे प्रॉपर। आ जाओ भाई, आगे देखो यहां पे 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा जो हम लोग का जो शादी विवाह वाला जो परंपरा है बेटा, आज से नहीं चल रहा है। तो सर कब से चल रहा है, राम जी के समय से चल रहा है। राम जी के समय से चल रहा है। राम जी वरमाला पहनाए थे किनको, सीता को। तो शादी विवाह का जो कार्यक्रम चल रहा है राम के समय से चल रहा है। याद हो गया ना, राम विलास शर्मा, राम से याद रखना है, राम विलास शर्मा। परंपरा कब से चल रहा है, राम के समय से ही। आगे आते हैं हम लोग, जीत जीत मैं निखरता हूं। जीतता कौन है, ज्यादा जो है अधिक बार कौन जीतता है, जो महाराज रहता है, जो महाराज होता है वही जीतता है। तो याद रखना, जीत जीत मैं निखरता हूं, क्या है, पंडित बिरजू महाराज। आगे देखो, एक ई जो है अवेन्यू। सबसे पहली बात यहां आप समझ लो कि आपके जो किताब में अ से जो अवेन्यू वाला दे रखा एक ही है, अ से कहानी। ठीक है, उसके बाद इसका ललित रचना है ये जो है कौन से लिखे हैं, अशोक वाजपेयी। इस पे ज्यादा ट्रिक आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं, और से अवेन्यू और अशोक वाजपेयी फट से ठोक देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मछली। बेटा मछली जो है शुक्ला परिवार का लोग जो है ज्यादा खाते हैं। ठीक है, मछली लोग जो है, मछली शुक्ला परिवार के लोग ज्यादा खाते हैं। तो याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। क्या याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, नौबत खाने में इबादत। तो हम लोग जो मिश्री खाते हैं ना, मिश्री जो खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, मिश्री खाते हैं ना। तो याद रखना नौबत खाना, मतलब खाना जो खाते हैं हम लोग, मिश्री भी खाते हैं। तो याद रखना यतेंद्र मिश्र। क्या याद रखना, यतेंद्र मिश्र। आगे आते हैं हम लोग, शिक्षा और संस्कृति की कोई बात करे तो कौन कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी ही कर सकते हैं ना, शिक्षा और संस्कृति की बात। ओके, तो भाई ये था अध्याय का नाम और लेखक का नाम। मैं सोचा इसको ट्रिक के वे में आप लोग को समझा दूं। आई होप जिस तरह से मैंने समझाया आप लोग को याद हो गया होगा। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे, और आगे आप लोग का शुरुआत हो जाता है पहला अध्याय जो आप लोग का है। पहला अध्याय जो आप लोग का कौन सा है, देखो भाई पहला अध्याय आप लोग का क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहली बात तो ये क्या है बेटा, निबंध है। और इसको लिखा कौन है, इसको लिखा कौन है, तो कहेंगे सर इसको लिखा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ बेटा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था, महू। महू एक जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू एक जगह है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में, दलित परिवार में होता। एक एक पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। बस इस वीडियो को पूरा वॉच करो और एग्जाम में जाके गर्दा छुड़ा देना। ठीक है, आ जाओ। उन्होंने उच्च शिक्षा, जो भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उच्च शिक्षा जो है अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए थे। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण। ये जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा है, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ भीमराव अंबेडकर का एक प्रसिद्ध भाषण था, भाषण से लिया गया है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहां से लिया गया है, तो याद रखना भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ये सब ज्यादातर पूछा जाता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था, ललई सिंह यादव जी ने कौन किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। ओके, आ जाओ भाई आगे देखो। बाबा साहब, मतलब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी बोला जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन जो है बेटा 1956 ईस्वी में हो गया। कहां हो गया, दिल्ली में हो गया। सर जन्म कहां हुआ था बेटा, फिर से एक बार रिवीजन, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। और उनका मृत्यु कब हो गया, 1956 ईस्वी में। कहां पे, दिल्ली में। ओके, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। उनके चिंतन व रचनात्मक का मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति था। ठीक है, कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है,
आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ओके, इससे बहुत सारा प्रश्न आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ये जो जितना मैंने बताया आप लोग अगर इतना याद करते तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता है। इसकी गारंटी लिख के दूं? नहीं ना, आराम से समझते हैं। ओके, आ जाओ भाई। अब देखो कुछ सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि लेखक किस विंडवाना की बात करते हैं, विंडवाना का स्वरूप क्या है। ठीक है, लेखक के लिए विंडवाना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोशाक की कमी नहीं है। ठीक है, लेखक के ये विंडवाना की जो बात कर रहा है, किस विंडवाना की बात जो है लेखक कर रहा है, तो याद करके लिख देना है। लेखक के लिए विंडवाना की बात यह है कि आधुनिक आज के जमाना जो आज के समय में भी जो है जाति जो है जातिवाद का पोशाक जो है लोग पहने हुए हैं, पोशाक की कमी नहीं है। जातिवाद चलते रहता, अभी देखते रहे ना, बहुत तरह का हम ही हैं, हम वो जाते हैं, वही सब चीज आज के डेट में चल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जातिवाद के पोशाक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोशाक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। जातिवाद के पोशाक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं और कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति जैसे नाई हो गया, नाई क्या करेगा भाई, बाल काटने का काम उसका जो है पेशे से है, जो जाति हो गया। ठीक है, बाल काट रहा है नाई करेगा, बढ़ई वाला काम कौन करेगा भाई, सॉरी लकड़ी काटने वाला काम बढ़ई करेगा, दूध बेचने वाला काम यादव करेगा। देख के ही उसके पेशे जो काम कर रहा है उसी से आप लोग क्या पकड़ लेते हैं भाई ये है। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप दूसरा कास्ट जो भी है वो बाल नहीं काटेंगे और नहीं जिसको बाल अच्छा तरह से काटने आता है लेकिन वो काम नहीं करते, कहते भाई हम नाई वाला काम करेंगे। तो श्रम जो मजदूर का है, जो विभाजन जो है जातिवाद से ही अलग कर दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, आइए समझते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज के कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। मतलब परंतु सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन हो जाता है, जो कि सही नहीं है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति जो था उनका क्या था कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन भी करती है। ठीक है, और कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करना सही नहीं है। आई होप ये चीज समझ गए होंगे, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब होता है इंग्लिश में डायरेक्ट। ठीक है, भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिएगा, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है उनके पूर्वजों ने किया नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जैसे बाल काटना है पूर्वज ही काट रहे थे तो बाल वो भी काटेंगे, आगे के भी पूछते। ठीक है, पूर्वज का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ओके, देखो भाई, ये जो आप लोग का साल भर जो आप लोग का बीत गया है ना, बस ये वीडियो आप लोग का हिंदी का जो रहेगा अंतिम वीडियो रहेगा, यही समझो। और ये आप लोग को पूरा एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। जैसे ये अध्याय खत्म होगा दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। 10-12 अध्याय है ना, 12 अध्याय, तो 12 अध्याय आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। बस बैठ के आराम से देखते रहो, जो बोल रहे हैं उसको सुनती जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं 6ठे नंबर की, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और
उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। लोग चाहता है मेरा जो है बाल काटना का बहुत अच्छा आदत है, मान लिया जाए, पर्सनली हम अपनी बात ले लेते हैं कि मुझे बाल काटना बहुत अच्छा लगता है, हमको उसमें मजा आता है काम करने में, बाल काटने वाला, तो ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नाई नहीं है। जो नाई होंगे वही करेंगे, तो ये हो जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 7वें नंबर, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा रूप दिखाया है? ठीक है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? उत्तर करके लिखना है। इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे क्या है? प्रमुख है। लोगों का मन होता है करने का लेकिन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका रचना है, तब फिर भी उसमें मन लगेगा, तब फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि वंशज नहीं किए थे। 8वें नंबर देखो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? ठीक है, उत्तर करके लिखना है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा का आवश्यक माना है। फिर से समझेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी का क्या माना है? मिश्रण माना है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप लोग का अगला अध्याय जो है विष का दांत। विष कैसा होता है? नीला होता है। शंकर भगवान ने पिया, उसका नीला हो गया। नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, आइए, इस पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, 16 ईस्वी में। कहां? पटना के बदरघाट में। कहां? पटना के बदरघाट में हुआ था। लेखक की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं, कभी कभी पूछ देता है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि, ये सब है, आप लोग इसको देख लेंगे। यह कहानी विष के दांत कहानी है तथा अन्य कहानी है नामक ग्रंथ से जो है, ये जो है विष के दांत कहानी जो है अन्य कहानी दूसरे कहानी से लिया गया है, कहानियां नामक ग्रंथ से। ठीक है, कहानियां नामक ग्रंथ से जो है लिया गया है। सेन साहब की एक काले रंग की 7500 रुपये की कार थी। सेन साहब की जो एक काले रंग का जो था, सेन साहब का कार का रंग कैसा था? तो काले रंग का था। कितने रुपये के थे? तो 7500 रुपये की कार थी। ठीक है, ओके, ये चीजें याद रखना। इस तरह से एक प्रश्न जो है घुमा घुमा के आप लोग से पूछा जाएगा। आइए, सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे। सेन साहब अपनी पुत्री जो थे, बेटी थी, उनको कठपुतली समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। अपना बेटा को जो था वो क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर और बिजनेसमैन, लेकिन बेटी को कठपुतली मानते थे। बड़ा अजीब इंसान था यार। गिरधर लाल जो मदन का पिता था, गिरधर लाल जो था किसका पिता था? गिरधर लाल जो था मदन का पिता था। और सेन साहब पिता और सेन साहब का किरानी था। सेन साहब का क्या था? किरानी था। याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे। गिरधर लाल जो था मदन का पिता था और सेन साहब का क्या था? किरानी था। ओके, मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। मदन जो है लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। पूछेगा आप लोग से प्रश्न जो है, पूछ देगा कि मदन कौन सा खेल खेल रहा था? तो लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। तभी जो कासू था, हेहरा बच्चा, ठीक है, कासू से उसकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो मदन ने कासू, या जिसका नाम दो नाम था, कासू या खोखा,
के 2 दांत तोड़ दिए। मदन मारा एक फेंट मुंह पे और उनका 2 दांत तोड़ दिए। पूछा जाता, प्रश्न मैंने देखा है 10th वाले में, आप लोग से पूछ देगा कि मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ा, तो 2 दांत तोड़ा। ठीक है, आइए एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। कासू जो था सेन साहब के, देखो सेन साहब का बेटा का क्या नाम था, सेन साहब का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, कासू। ठीक है, कासू, या उसी को बोला जाता था कि नाम खोखा। ठीक है, खोखा। सेन साहब ने मदन को कहा था, ठीक है, सेन साहब जो था मदन को कहा था, ये जो मदन था गिरधर लाल का पुत्र था। ठीक है, और मदन का पिता का नाम गिरधर लाल, इस तरह से याद रखिएगा। सेन साहब ने मदन को कहा था ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। किसको, मदन को बोला, जब ओकर बेटा के मुंह में 2 फेंट मारा नहीं, 2 दांत तोड़ दिया, तो कहता ऐसे ही लड़के जो है आगे चल के क्या बनता है, चोर और डाकू बनता है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वालों का ही जीत होता है। ठीक है, महल मतलब हो गया बेटा अमीर आदमी और झोपड़ी मतलब हो गया गरीब आदमी। अमीर आदमी से गरीब आदमी मुंह नहीं लगते हैं तो लड़ाई कहां से करेंगे, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती उतनी। ठीक है, आइए महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर किसकी जीत होती है, तो महल वालों की जीत होती है, याद रखना है। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी के बीच है। यह कहानी जो है महल वाले और झोपड़ी के बीच है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। घर के सभी मामलों में कासू जो था क्या था, अपवाद था, कुछ भी हो जाता था कासू का नाम नहीं आता था। सेन साहब की कितने पुत्रियां थी, तो 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम था सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती। सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती, एवं एक पुत्र था जिनका नाम कासू, ठीक है, जिसे खोखा कहते थे। ये प्रश्न जो है आप लोग समझ गए, तो समझिए इससे जो है ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत जी, आराम से सुनते चलिए, वीडियो एकदम बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एग्जाम में फोड़ना है तो भाई ये तो देखना होगा आप लोग को। ओके, आ जाओ भाई, थोड़ा सा हम ड्रिंक लेते हैं, पानी ले रहे हैं, ड्रिंक का मतलब बहुत कुछ निकाल लेते हैं लोग। आइए समझते हैं, कुछ प्रश्न भी रखे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टि से बना रहे हैं तो फिर तो भाई छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्द में वर्णन कीजिए। क्योंकि मैंने आप लोग को शुरुआती दौर में बताया था, जो सेन साहब थे वो अपनी बेटी को कठपुतली मानते थे, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं, बाहर नहीं जाने का, नहीं पढ़ने का, ये किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देते थे जितना बेटा को देते थे। तो लिंग, ठीक है, लिंग आधारित मतलब लड़का लड़की का जो है हुआ लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्द में वर्णन कीजिए। लिखेंगे सेन साहब के घर में बच्चों का पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ना, खेलना एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम हुआ करते थे। ओके, आइए दूसरा, खोखा किन मामले में अपवाद था। सेन साहब का बेटा कासू, जिसका नाम क्या था, खोखा, ठीक है, दूसरा नाम। घर में बनाए गए नियमों के मामले में क्या था, अपवाद था, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखती थी और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। जो अपने बेटा के लिए नहीं बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। ठीक है, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा, जिसका नाम क्या था, कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार का क्या बताना चाहते थे। मदन और ड्राइवर के बीच
जो विवाद के द्वारा जो विवाद हुआ था, कहानीकार जो था क्या बताना चाह रहा था? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता था कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामानों के आसपास भी भटके। ओके, बहुत बढ़िया चीज बात है भाई, सीखने वाली चीज। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था? आइए भाई, बहुत बहुत मजेदार ये कहानी है, ठीक है, चलो समझते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकता है, जैसे कि मदन ने कासू का दांत तोड़ के लिया था। कितना दांत तोड़ा था बेटा? 2 दांत तोड़ा था। ओके, आइए, आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। आपकी दृष्टि से जो है विष के दांत के कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। लिखना है, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता था और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। ओके, अब देखो, हीरो तो वही था, मदन है ना। मदन का पिता का नाम बेटा गिरधर लाल, कासू के पिता का नाम सेन साहब। सेन साहब की कितनी बेटियां? 5 बेटियां, ठीक है। सेन साहब की गाड़ी का कलर कैसा था, रंग कैसा था? काला था, 7500 रुपये की थी। आइए, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण, कासू के बारे में बताना है। कासू जो था सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था, मतलब उनका बेटा था, आगे का सहारा। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में क्या था? अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। ओके, आइए आगे हम लोग चलते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को करते हैं। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। ये सब भी जो है प्रश्न जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वीडियो ही आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बता रहे हैं वो तो है ही भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए महत्वपूर्ण है और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहा जाए भाई। चलो, सेन साहब विष के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र हैं। सेन साहब जो थे विष के दांत का प्रमुख पात्र हैं। सेन साहब जो है विष के कहानी का प्रमुख पात्र भी हैं और इसका नायक किसको बोला गया? मदन को, याद रखिएगा। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए थे और वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे, ठीक है। हर कोई पिता जो अपने बेटे में ही बुढ़ापे का सहारा देखते हैं हालांकि। ओके, आइए मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है, इस कहानी का नायक भी है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत को क्या कर देते हैं? तोड़ देते। एकदम सिंपल भाषा में लिखना आप लोग को। ओके, आइए गिरधर लाल जो मदन के पिता थे, ठीक है, किसके? मदन के पिता थे। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें तो गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब के यहाँ किरानी और मदन का पिता था। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है आप लोग का अध्याय, भारत से हमने क्या सीखे। भारत में ज्यादातर लोग क्या देते हैं? भाषण। और भारत से हमने क्या सीखे? भारत के लोग हैं भैया, तो मैक्सिमम चीज हम लोग कहां से सीखेंगे? भारत से ही। याद हुआ? मैक्स मूलर। ओके, इस पाठ के लेखक जो थे फेडरिक, इसका पूरा नाम है फेडरिक मैक्स मूलर, का जन्म जो हुआ था बेटा 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जो पिता का नाम था विल्हेम मूलर, ठीक है,
विल्हेम मूलर था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष का था तो उसके पिता का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। मैक्स मूलर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, हिंदी से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। और उसका निधन, मतलब मैक्स मूलर का निधन जो हो गया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस भाषण के अनुवादक कौन है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसके लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्स मूलर। और इसके अनुवादक, इस भाषण का जो अनुवादक था, हिंदी अनुवादक था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। इस भाषण में मैक्स मूलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। वैसे भी भैया अपना भारत तो है ही अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैक्स मूलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम है। सत्य जो है भारत का दर्शन ग्राम है। ठीक है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, मैक्स मूलर को किसने, वेदांतियों को वेदांती कहा था, वेदांतियों का वेदांती कहा था, कौन, स्वामी विवेकानंद ने। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी, लेकिन मैक्स मूलर इसे अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आप लोग को। अब आइए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखते चलते हैं। सभी अध्याय का हम लोग पहले जो फंडा हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव का, ताकि आप लोग का सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अभी नहीं हुआ है आप लोग का 12 अध्याय, अभी तो तीसरे अध्याय में है हम लोग। एकदम इस वीडियो को शांति से देखना है। ओके, आइए पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल, ठीक है, भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? भाई है तो कहेगा ही ना। देखो, लेखक ने भारत को सर्वविध मतलब सब कुछ संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियां, पर्वतें, हरे भरे खेत लोगों को अपनी अपनी और आकर्षित करता है। ओके, आइए दूसरे प्रश्न को करते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो देखिए, लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में, ठीक है, ग्रामीण इलाके में हो सकता है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली सांस्कृतिक ग्रामीणों में ही निहित है। अब देखिए भैया, ग्रामीण में ही निहित है का है। अब मुंबई जाइए, लड़की तो अलगे अलगे ढंग के ड्रेस पहनती है, वो तो लगती ही नहीं कि भाई भारत की है, एकदम विदेशी कपड़ा पहनेगी। ठीक है, लेकिन अगर सही चीज देखना है तो गांव में जाइए, गांव के संस्कार देखिए। ठीक है, एकदम जबरदस्त चीज दिखेगा आप लोग को, सारा चीज। हालांकि आप लोग गांव से ही हैं तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ठीक है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि। आपस में जो है सब हम लोग क्या करके मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है अपना भारत। आइए आगे हम लोग समझते हैं। चौथे नंबर, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है, अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना रही है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, ये हो गया आप लोग का खत्म। आगे हम लोग आते हैं चौथे नंबर अध्याय पे। अभी 8 अध्याय और है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, नाखून क्यों बढ़ते? भैया मैंने आप लोगों को बताया ना, 1000 बार काटो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन बढ़ेगा जरूर नाखून। आइए,
इस पाठ के जो लेखक था हजारी प्रसाद द्विवेदी था, ठीक है। और उसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया। बलिया कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ओके, और इन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा भी गया। और इसका निधन की बात करें, निधन बोले तो मृत्यु कब हुआ था? 1979 ईस्वी में, ठीक है। बहुत कम दिन जिया, इसका मतलब इधर देखो तो इधर 1907 में इनकी जन्म हुआ और 1979 ईस्वी में ये मर गया, ठीक है। कहां पे? दिल्ली में। याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, बलिया मध्य प्रदेश में। और इसे पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। और इसका निधन 1900 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब देखो इसकी प्रमुख रचनाएं भी है, देख लेते हैं एक बार। अशोक की फूल, याद रखना है। पृथ्वीराज रासो, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, शांति निकेतन जिसको बोलते हैं, इत्यादि। ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है। किसने बोला? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ओके, ये भी लेखक की एक बेटी थी। लेखक को जो था, कितना बेटी था? एक बेटी था। इंद्र का वर्ज दक्षित मुनि, ठीक है, दक्षित मुनि के हड्डी से बना था, ठीक है। इंद्र का वर्ज जो था दक्षित मुनि के हड्डी से बना था। और ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, चलो ये तो गड़बड़ हो रहा है, चलो यहीं पे रहने दो भाई, आप लोग को दिख रहा है। चलो, आर्यों ने, ठीक है, आर्यों ने लोहा का आविष्कार किया था। जो आर्य लोग थे उसी ने लोहा का आविष्कार किया था। देखो इसमें हम लोग देख लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ता है? बहुत बढ़िया चीज है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित होता है? यह भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तब से उसके मन में यह सवाल आया। दूसरा है, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति, मतलब पहले जो था वो चीजें याद दिलाती है, पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, ठीक है। पहले जो लोग था वो वनमानुक ही था, मतलब पशु ही था, धीरे धीरे बदलते गया हर चीज, ठीक है। मनुष्य को जो है पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरे नंबर, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? ठीक है, मतलब लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में, बस अस्त्र मतलब हो गया मारधार करने वाला औजार, अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? सही है। अब देखो भैया, लड़की सब जो है बड़ा बड़ा नाखून बढ़ा के रखेगी थत बरबर, अगर कहीं लड़का या किसी से लड़ाई हुआ मुंह नोच लेगी, पूरा यहां से यहां खींच देगा, एक बार खींचेगा लगेगा शेरनी खींची है, ठीक है। तो लड़की और लोग जो है बड़ा बड़ा नाखून बना के रखती है, वो मुंह छीलने के लिए रखती है, ठीक है। तो छील लिया तो एक बार समझो कि पूरा मुंह न छोड़ा जाता है। ओके, आइए। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या है? संगत है। और वो आदिकाल, आदि मानव भी है, अभी तक जो लड़कियां हैं वो आदि मानव ही है, ठीक है। देखिएगा अभी वो नाखून बड़ा बड़ा करके रखेंगे। ओके, आइए। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। और वैसे भी अगर देखा जाए साइंस से तो इसमें गंदगी बस जाता है, क्या गंदगी आ जाता है, गंदगी आ जाएगा, वही हम हाथ से खाते हैं तो फिर गड़बड़ होगा, समस्या। आइए, ये हो गया आपका
आइए हम लोग देखते हैं पांचवा है नागरी लिपि। और नागर मैंने याद करवाया था, नगर के लोग क्या होते हैं, गुणकारी होते हैं ना। तो याद रखना, नगर लिपि जो कहानी थी आपका, वो उसका लेखक कौन है, तो गुणाकर मूलेत है। और उनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। और उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, ये गुणाकर मूले का अलग ही कहानी है भाई। 1935 ईस्वी में जन्म हुआ इनका, और ये महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में इसका जन्म हुआ। 2500 से अधिक लेख लिखा और 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, और इसका निधन इधर आके हो गया 2009 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, अक्षरों की कहानी, इतिहास और सांस्कृतिक और प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सूर्यमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोग इत्यादि, ये सब जो था इनका रचना था। कभी कभी रचना प्रश्न पूछ देता है तो फंसिएगा आप लोग नहीं। ठीक है, प्रश्न आएगा उसी को फंसा लेना है कि भाई अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब बनाएंगे ही बनाएंगे। ओके, दक्षिण भारत में नागरिक, ठीक है, नागरिक लिपि को नंदी लिपि कहा जाता है। नागरिक लिपि को क्या बोला जाता है, नंदी लिपि बोला जाता है। कहां, दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को क्या बोला जाता है, नंदी लिपि बोला जाता है। विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में मिलता है। विजयनगर के जो शासक थे उनका लेख जो है नंदी नागरी लिपि में मिलता है। अकबर ने अपने समय के सिक्कों में राम सीता का चित्र बनवाकर राम सिया लिखवाया था। अकबर जो थे अपने समय में सिक्का बनवाया था और राम सीता का उस पे चित्र दिया था और राम सिया लिखवाया भी था। उत्तर भारत की लिपि को क्या बोला जाता है, देवनागरी लिपि बोला जाता है। 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी। ठीक है, कौन सा लिपि बनी, प्रादेशिक लिपि बनी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत, ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के ढक्कन प्रदेश से मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को, एलोरा एक जगह था, एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया था। क्या किया गया था, काटकर बनाया गया था। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला, ठीक है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ओके, आइए देखते हैं देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि में अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई। अभी तक तो मैंने नहीं बोला था आप लोग को कुछ, और आप लोग भी नहीं किए हैं। जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना मेरे भाई, ताकि उनको भी पता चले भाई एग्जाम है तो गर्दा छुड़ाना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हालांकि आप लोग का एक काव्य खंड हो गया, कविता वगैरह वाला दे रखा है, एक वर्णिका भाग 2 है आप लोग का, 2 हिंदी और बचा हुआ है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि एक एक करके वो दोनों को भी घसीट देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इसी वीडियो में देखा जाए तो आगे खींच दिया जाएगा, अगर समय मिला तो खींच दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वीडियो ही एग्जाम को देख के बनाया गया है, ताकि बच्चे को कहीं कोई तकलीफ ना हो। देवनागरी लिपि अक्षरों की अस्थिरता कैसे आई। करीब दो सदी पहले इस लिपि की टाइप बने और इससे पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा होता है, नेपाली को कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि
ब्राही लिपि, एक और है ना ब्राही लिपि इत्यादि संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां प्राप्त हुआ है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां प्राप्त हुआ, उनके विवरण दे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलता है। पांचवा देखो, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा गया है, क्यों कहते हैं, इसके इस संबंध में क्या बताता है, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। ओके, चलो भाई जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी फटाफट से, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तो पढ़ाना है ही, अभी बहुत चीज बाकी है। चलिए, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। ठीक है, इस लिपि का जो है प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। दूसरा, काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार और कई मत देखने को मिलता है। ओके, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं आपका छठा अध्याय, बहादुर। बहादुर जो है कभी नहीं मरता है, वो क्या रहता है, अमर रहता है, डेट मीन्स अमरकांत। ओके जी, आ जाओ देखते हैं। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं, जिनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के नागर जिला नागर बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर थी। क्या थी? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपकी प्रमुख इसकी जो है आपकी प्रमुख रचनाएं, मतलब इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी कौन कौन थी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन था अमरकांत का, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि, ये सब अमरकांत का जो है रचना है। उपन्यास जो था उनका, सूखा पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, वानर सेना, एक बाल उपन्यास भी लिखा था। ओके, आइए अब हम लोग तो ये तो लेखक के बारे में हम लोग समझे। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव, मस्त इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोग का इस अध्याय से, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। आइए देखते हैं। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा। बहादुर जो था किनको पीटा? भैंस को बहुत पीटा, मारा। बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। और उसकी कल्पना कर मां ने बहादुर को 2 गुना पीटा। उसकी कल्पना करके उनको जो है बहादुर को 2 गुना पीटा। उसकी कल्पना कर मां, यहां पे मां ने लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मां, उनकी जो मां जो थी, ठीक है, मां ने बहादुर को 2 गुना पीटा। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया। बहादुर, यहां पे समझिएगा क्वेश्चन को, फिर से हम रिवीजन करवाते हैं। बहादुर ने किसको पीटा? भैंस को। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। ठीक है, उसकी भैंस को मारा तो उसकी मां उसको 2 गुना मारा। ठीक है, और बहादुर गुस्सा से क्या किया? 2 रुपया लेकर घर से भाग गए। बहादुर का पिता जो थे युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता जो थे युद्ध में मारे गए थे। बहादुर का उम्र कितना था? 12 से 13 वर्ष की उम्र थी। मुंह चपटा रंग का था, रंग गोरा था, हाफ पैंट हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाउड, ठीक है, स्काउट गाइड की रुमाल थी। ठीक है, गले में जो था स्काउट गाइड का रुमाल था, और एक फटा हुआ जूता पहना था। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर, लेखक का बेटा का नाम क्या था? किशोर, उसे पहली बार मारा। ठीक है, मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया। कौन? बहादुर। रोटी ना बनाने पर निर्मला
लेखक की पत्नी ने उसे मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपया का, ठीक है, बहादुर पर 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। भैया बहादुर के साथ ऐसी कहानी हुआ, लेकिन यहां पे मेरा मन कर रहा है कि एक बार फिर से रिवीजन करवाएं तो मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गर्दा छुड़ाना है ना। देखो समझना है, बहादुर ने किसको मारा भैया? भैंस को मारा तो उनकी मां ने, बहादुर को किसने मारा? मां ने पहले मारा। मां ने उसको 2 गुना मारा तो 2 रुपया लेके भाग गया। भाग के कहां गया? लेखक के यहां। बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 से 13 वर्ष। बहादुर के पिता कैसे मरे थे? युद्ध में मरे थे, ठीक है। आइए, लेखक के बेटे का क्या नाम था? किशोर था। और लेखक का पिता का नाम क्या था? लेखक का बेटे का नाम किशोर था। और मार खाकर वो चुपचाप बैठ जाता था कोना में, बार बार मारती थी। रोटी ना बनाने पे लेखक की जो पत्नी थी निर्मला, उसे फिर मारा। फिर एक दिन क्या हुआ? रिश्तेदार आया। रिश्तेदार ने चोरी का इल्जाम किस पे लगा दिया? बहादुर पे लगा दिया। कितना रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया? तो 11 रुपया का इल्जाम लगाया। भैया ये डर से जो है, एक दिन क्या होता है, बहादुर से सिलपट्टा जो है टूट जाता है, और टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर कहां भाग जाता है? क्या कर जाता है? भाग जाता है। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी थी, याद रखना आप लोग को। तो आइए अब हम लोग जो है इससे क्या कर लेते हैं, कुछ सब्जेक्टिव वगैरह भी देख लेते हैं। अभी तो कहानी खत्म नहीं हो, आधी हुई है, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार बहादुर जो था 12 से 13 वर्ष की, रंग गोरा, चपटा सा मुंह, हाफ पेंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। चलो आंसर हो गया। दूसरा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया? लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां महारानी बनकर रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था, क्योंकि भैया उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकर का आनंद देखा है। इसलिए कह रहा था, जी जाइए ने एगो नौकर को ले आइए, हम भी महारानी बन के बैठेंगे। आगे आइए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? भैया बहादुर जो था अपने घर से क्यों भाग गया था? कहानी याद है ना, बहादुर ने भैंस को पीटा, उसकी मां ने उसको 2 गुना पीटा, फिर भाग गया, 2 रुपया लेके भाग गया था। आइए, बहादुर की मां चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी मां बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने मां की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना करके मां ने उसको 2 गुना पीटा था। उसकी मां ने उसे बहुत पीटा, अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। ओके, आइए चौथे नंबर प्रश्न। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? देखो, बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को काफी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य कौन करते थे? भैया बहादुर करते थे। ओके, आइए 5वें नंबर, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ जाता है? ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना बोले थे शुरुआत में उतना आपको लग रहा है ना वीडियो की हाँ तगड़ा वीडियो है। ओके, हिंदी का डर खत्म हो जाएगा आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद। शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे पड़ने लगा, ठीक है, कुछ बोलता था 2 थप्पड़ देता था। लेखक के रिश्तेदार के द्वारा उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया, बोला भैया बिना गलती के हमको इतना पीटता है, आज तो हमसे गलती हो गया, एक सिलपट्टा टूट गया, आज तो बहुत मार लगेगा। इसलिए वो क्या करता है, और वो ज्यादा डर जाता, अंततः वह घर लेखक का घर छोड़ के क्या हो जाता, भाग जाता है। घर आए रिश्तेदारों ने कैसे प्रपंच रचा, ठीक है, प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? आइए समझते हैं। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने
11 रुपया खो जाने का परपंच रचा और उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयां सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे थे। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं। बहादुर का चरित्र चित्रण करें, और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आइए देखते हैं। बहादुर कहानी का बहादुर जो है सबसे प्रमुख पात्र है इस कहानी का, सीधी बात समझिए। इस पाठ के लेखक जो है अमरकांत है। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, ठीक है। एक दिन मां के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया, ठीक है। बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष था और एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे छोटी मोटी गलतियां करने पर भी गाली और मार लगने लगी। तो बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला आता। इतना आप लोग बहादुर के चरित्र चित्रण में लिख देंगे। आइए अगला अध्याय आप लोग का 7वां अध्याय है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन मतलब हम लोग का शादी विवाह का परंपरा कब से चला आ रहा है? राम जी के समय से। तो याद हुआ, रामविलास शर्मा, ठीक है। इस पाठ के लेखक कौन? रामविलास शर्मा। और इसका जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के उन्नाव, ठीक है, उतराव जिला में, ठीक है, उतराव जिले में हुआ था। आपको निराला की साहित्य साधना, ठीक है, आपको निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमरकांत जी को, सॉरी रामविलास शर्मा को ना। उनका निधन जो हुआ था रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। ओके, आपकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ आपकी प्रमुख रचनाएं मतलब ये जो था रामविलास शर्मा का जो प्रमुख रचना था कौन कौन था? भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि, ये सब इनका रचना था। किनका? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर लेंगे, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? आइए समझते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीय मतलब बहुत सारी जातियां हैं भारत के अंतर्गत। भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है कि हमारे संस्कृति महाभारत और रामायण जैसी साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहु जातीय का बोध होता है, ठीक है। और भैया यहाँ पर हम लिख दिए इस अध्याय में यही दोनों प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसके ज्यादा नहीं पूछा जाता इस अध्याय से, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव याद रखिए और ये 2 प्रश्न याद रखिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर, ठीक है, 9वां अध्याय जो आप लोग का एवेन्यू, और से अशोक वाजपेयी याद करवाए थे ना। आ जाओ देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी था और उसका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। मैदुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास स्थान जो था कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। उसकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, ठीक है। एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इत्यादि, ये सब जो है इनका रचना है। किसका? अशोक वाजपेयी का रचना। एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल, ये सब इनकी रचना है।
और इनका साहित्य, इनको जो है अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2004 ईस्वी में, ठीक है, 2004 ईस्वी में नवाजा गया था, मतलब दिया गया था। लेखक 10 वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। लेखक जो कितने वर्ष पहले गए थे? अवेन्यू 10 वर्ष पहले गए थे। अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अवेन्यू जो है कहाँ बसा हुआ है, कहाँ है, तो याद रखना रोम नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे अवेन्यू अवेन्यू कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। पोप की राजधानी अवेन्यू हुआ करता था। अवेन्यू का पूरा नाम विलनव ला अवेन्यू था। विलनव ला अवेन्यू था। अवेन्यू में एक ईसाई मठ था और उस मठ का नाम था ला सतरुज, ठीक है। और रोम नदी के, अरे भैया ये क्या हुआ, हाँ, रोम नदी के किनारे बसे 2 शहर था, अवेन्यू और विलनव। लेखक अवेन्यू में 19 दिन रहा। लेखक कितने दिन अवेन्यू में रहा? 19 दिन रहा। रहकर 35 कविताएं लिखी थी। 19 दिन में 35, ठीक है, मतलब 2 गुना लिखते थे वो। लेखक अपने साथ टाइपराइटर, 34 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप गए थे। टेप मतलब पहले के जमाना में जो टेप रिकॉर्डर पे गाना सुना जाता था, ठीक है। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र है। अवेन्यू जो था फ्रांस का प्रमुख केंद्र है। नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद दिलाती है। नदी चेहरे लोगों की याद दिलाती है, ये लिखे थे। नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार की शुक्ला की कविता नदी चेहरे लोगों की याद दिलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी कहाँ हुआ भाई, अभी 2-4 और बचा हुआ है ना, देख लेंगे। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेखक नदी के समानता कविता से करती है। लेखक जो था किससे समानता करता है? नदी से समानता करता अपने कविता को। अवेन्यू क्या है, वह कहाँ अवस्थित है? एकदम जबरदस्त तरीका से समझाते हैं। अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। हर वर्ष अवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता है? हर वर्ष अवेन्यू गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ला सतरुज क्या है और कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग है। ला सतरुज अवेन्यू शहर में ईसाई का क्या था? मठ था, ठीक है, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया, ठीक है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता था? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी जल के साथ बह रहा है। ओके, नदी जल के साथ बह रहा है। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं, जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं है, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं है। जिस तरह से नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं 10वां आप लोग का जो है मछली कहानी। ओके, अब 10वां कर लेंगे तो फिर आप लोग का 2 और बचेगा, 12 तक है ना, तो देख लेंगे। मछली शुक्ला जी खाते हैं, ठीक है, तो याद हो गया होगा ना, विनोद कुमार शुक्ल। चलो भाई, इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो विनोद कुमार शुक्ला का जो प्रमुख रचनाएं थी, नौकर की कमीज,
और दूसरा था खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला का। ये जो है 2022 में पूछा जा चुका है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल का। और महाविद्यालय इत्यादि, ठीक है। यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। मछली कहानी जो है कहां से लिया गया, तो महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लाई थी। पिताजी बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? 3 लाई थी, जिसमें एक मरी थी, जिसमें एक जो था मरा हुआ था। घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे। घर में मछली कौन कौन खाते थे? लेखक के पिता खाते थे। मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए। मछली को लेकर बच्चे कहां घुस गए? गली में घुस गए। संतू मछली को देखकर ही हिचक रहा था। संतू जो है किसको देखकर हिचक रहा था? संतू जो था मछली को देखकर हिचक रहा था। बच्चे एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे। बच्चे जो थे एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि मतलब परछाई मतलब फोटो नहीं बनती है। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी। दीदी जो था मछली की तरह तड़प रही थी। माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। और भग्गू कौन था? घर का नौकर था। ये पूरे कहानी किताब का कहानी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर से सुनो, मछली को लेकर बच्चे कहाँ भाग गए? गली में। संतू मछली को देखकर हिचक रहा था। बच्चे एक मछली को कुआं में छोड़ना चाहता था। दीदी ने बताई थी कि मरी हुई मछली के जो है आंख में मतलब छवि परछाई नहीं छपती है। दीदी जो था मछली की तरह क्या कर रही थी? तड़प रही थी। मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। भग्गू मछली को काट रहा था। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा। भग्गू को बोला कि नरेन का जो है हाथ पैर तोड़ दो। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? बच्चे मछली के झोले को लेकर पतली गली में घुस गए क्योंकि चौड़ी गली में काफी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चौड़ी गली थी, जो चौड़ा सा गली था, उसमें काफी भीड़ भी था और बरसात भी हो रहा था, इसलिए पतली गली में घुस गया था, ठीक है। मछलियों को लेकर बच्चों का क्या अभिलाषा थी? बच्चों की क्या अभिलाषा थी? बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन हो वहां से मछली निकालकर खेल सके। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? ठीक है, मछलियां घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछली के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने शुरू कर दिया, ठीक है। मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहे थे? मछली को छूते हुए संतू हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था मछली काट ना ले, कहीं मछली काट ना ले। ओके, 5वां नंबर प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी कि मरी हुई मछली के आंखों में छवि नहीं दिखती है, जिसकी परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आंख में अपनी तस्वीर देखना चाहिए, ठीक है। संतू क्यों उदास हो गया? मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की अभिलाषा मर गया, ठीक है, इसलिए संतू क्या हो गया? उदास हो गया, भैया हमारा मछली काट दिया। आइए आगे देखते हैं 7वां नंबर, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था, ठीक है। दीदी कहाँ थी? दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और रो रही थी।
और 9 नंबर प्रश्न है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे मछली लेने के लिए भागा था। 10वां नंबर है, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलो भैया, अरे भाई छोटा हो जाए यार। हाँ चलो, अब देखो, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है ना, दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ी कि मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं नौबत खाने में इबादत। क्या देखेंगे? नौबत खाने में इबादत देखेंगे। ठीक है, नौबत खाना, खाना का बात आता है तो मिस्र याद आ जाता है, यतेंद्र मिश्र। ठीक है, मिस्री से अतेंद्र मिश्र। आइए देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र था और उसका जन्म जो हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुआ था। ज्यादातर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सब ज्यादातर लेखक का नाम आ रहा है। ओके, यतेंद्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिला था। ठीक है, नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार में बजने वाला मंगल ध्वनि। इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। ये उर्दू शब्द है, ये जो है उर्दू शब्द है। ओके, काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। काशी को संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, वह शहनाई के प्राय भी कहलाते थे। ठीक है, वह शहनाई के पर्याय भी कहलाते थे। ओके, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। बिस्मिल्लाह खां को जो था भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? डुमरांव में हुआ था। डुमरांव कहां पड़ता है बेटा? बिहार में। ठीक है, काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी का मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे मंगत मांगते थे कि मेरे सुर ठीक हो जाए। इस पाठ में मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम त्योहार का भी जिक्र है। इस पाठ में मुहर्रम त्योहार का भी जिक्र है। बिस्मिल्लाह खां सुशीरवाद यंत्र बजाते थे। सुशीरवाद यंत्र बजाते थे। शहनाई नरकट, ठीक है, एक प्रकार का घास। नरकट क्या है? एक प्रकार का घास है। शहनाई नरकट से बनाया जाता था, जो घास से बनाया जाता था शहनाई। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद खां हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे कौन थे? उस्ताद खां हुसैन डुमरांव के निवासी थे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? तो मुहर्रम के दिन जो थे बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। कहां पे मरना मंगल माना जाता है? काशी में। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी जो है आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। आइए अब हम इसका कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, डुमरांव की महत्ता, ठीक है, महत्व किस कारण से है? डुमरांव की महत्व किस कारण से है? डुमरांव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है। नरकट नाम का पौधा एक घास है, उससे शहनाई बनाई जाती है। जिससे शहनाई बनाई जाती, इसलिए डुमरांव की महत्ता अधिक है। सुशीरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार हुई? शहनाई को सुधीरवाद भी कहा जाता है और इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। अरब देश में शहनाई जैसी वस्तु को नय कहकर बुलाया जाता है और शहनाई को वहां साहने कहकर बुलाया जाता है। ठीक है,
दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक कहीं सटीक जानकारी नहीं दिया गया है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा नंबर, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खा के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पे दें। ठीक है, आइए समझते हैं। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खा का जुड़ाव काफी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खा की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खा परिवार के साथ में रहते थे। बिस्मिल्लाह खा के परिवार में कोई भी शहनाई नहीं बजाता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खा, चौथा नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खा जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर करके लिखना है। बिस्मिल्लाह खा जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। ओके, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं 12वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, आपका जो अध्याय था 12वां अध्याय, इससे पहले हम 11वें किए थे ना, कि छूट गया था? हाँ, नौबत खाने में इबादत हो ही गया, आपका 12वां अब आ गया अंतिम। ठीक है, चलो भाई, शिक्षा और संस्कृति की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी, इसके लेखक भी वही थे। ठीक है, इस पाठ के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का उपनाम राष्ट्रपिता बापू जी है। गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई, पति का नाम जो था पुतलीबाई, और उनके पिता का नाम होना चाहिए ना, हाँ पिता होना चाहिए, यहाँ पति लिखा गया है। ठीक है, जो गलत है। चलो भाई, पिता का नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गया था और 1914 तक वकालत किया। 1893 से 1914 तक वकालत किया और गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में भारत आए थे, और 15 ईस्वी में भारत आए थे। उसी दिन, जिस दिन भारत आए थे, उसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ओके, वह दक्षिण अफ्रीका से, यहां तो दिया ही हुआ है, 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। ओके, आइए देखते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। वहां पे रंग भेद चल रहा था। ठीक है, काला गोरा वाला। ओके, हम आप लोग को इतिहास में पढ़ाए थे। गांधी जी ने अपना हथियार किसको मानते थे? सत्य और अहिंसा को मानते थे। वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध एवं हृदय की शांति को मानते थे। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था और गांधी जी की हत्या किसने किया? मारा नहीं था, उसको मारा गया था नाथूराम गॉड्स ने। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर किसने पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। ठीक है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। ठीक है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी के प्रसिद्ध पात्र यंग इंडिया और हरिजन। ठीक है, गांधी जी का प्रसिद्ध पत्र जो था, कौन कौन था पत्र? ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। आइए 1 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, हम लोग जो है सब्जेक्टिव देख लेते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर करके लिखना है। गांधी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं।
जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। ओके, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? मस्तिष्क का विकास के लिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन में समय से विकास कर पाते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीरी, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। शरीरी, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। ठीक है, अभी नहीं कि किताब वाला बात जान रहे हैं लेकिन बड़ा आदमी का आदर ही ना करें तो फिर तो दिक्कत है भाई, आप पढ़े लिखा मूर्ख इंसान है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? उत्तर करके लिखना है। गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी तालीम सीख लेंगे तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। ठीक है, और भी है शिक्षा को ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? गांधी जी शिक्षा को ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते थे, जहां बच्चे चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार सही वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। आप लोग का जो ये आप लोग का जो हिंदी था पूरा खत्म हो गया। ओके, पूरा का पूरा आप लोग का 1 घंटा 20 मिनट में हम पूरे खत्म कर दिए। ओके, चलो भाई, शॉर्ट पेज था ना, तो आप लोग का ये संपूर्ण हिंदी खत्म हो गया। आई होप आप लोग जो है पूरा का पूरा समझ गए और एग्जाम में जाके गर्दा छुड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं है, इसका 2 हिंदी और बाकी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम उसको भी जल्द ही कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं ना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।